अपनी 3 साल की बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने मैं बदरपुर मार्केट के लिए निकली ही थी कि रास्ते में मुझे बिंदिया मिल गई। मेरे शौहर नदीम जिस कंपनी में मैनेजर थे, बिंदिया भी उसी कंपनी में काम करती थी। हम दोनों ने साथ चाय पिया और बिंदिया ने अपनी कंपनी की बॉस शाहीन और मेरे शौहर नदीम के बारे में चौंका देने वाली खबरें मुझे मुफ्त में दे डाली। काफी देर तक मैं बिंदिया से बातें निकलवाने में लगी रही। जाते समय बिंदिया बोली, इसी महीने शाहीन मैम जर्मनी जा रही हैं आपके हस्बैंड के साथ। 15 दिनों का टूर है, लेकिन नदीम सर को यह मत बताना कि मैंने आपको यह जानकारी दी है, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बिंदिया से यह खबर पाकर मैं परेशान हो गई। मैं मार्केट से घर लौट आई। रात को मेरे शौहर नदीम खाना खाकर बिस्तर पर आए तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्या आप यूरोप जाने वाले हैं? नदीम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? मैं बोली, आपके मोबाइल की गैलरी में मैंने 22 तारीख की टिकटों की स्क्रीनशॉट देखी, इसीलिए पूछ रही हूँ। आपके साथ कौन जा रहा है? नदीम ने कहा, तुम न यह जासूसी करने की आदत छोड़ दो परवीन। शाहीन मैम के रिश्तेदार की शादी है, इसलिए शाहीन मैम जा रही हैं। मैंने कहा, शाहीन तो शादी में जा रही है, शाहीन के साथ आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं? नदीम ने कहा, परवीन तुम्हें पता है कि शाहीन के शौहर वाजिद भाई ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब हम लोग भूखे मर रहे थे और हमारे खून के रिश्तों ने हमसे किनारा कर लिया था, उस मुश्किल वक्त में एक वाजिद भाई ही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी काबिलियत को पहचान कर मुझे अपनी कंपनी में काम दिया। मैंने कहा, वाजिद भाई का एहसान मैं कब भूल रही हूँ, लेकिन वाजिद भाई तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, फिर कैसी दोस्ती निभा रहे हैं आप? आप शाहीन की कंपनी में मैनेजर हैं, शाहीन की शौहर नहीं है। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि शाहीन से आपकी इतनी नजदीकियां मुझे बर्दाश्त नहीं। वो जर्मनी जाए या जहन्नम में, आप उस औरत के साथ कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बात से नदीम बुरी तरह चिढ़ गया और बोला, वाजिद भाई की कंपनी में एक मैं ही हूँ जिस पर शाहीन मैम को भरोसा है, और जर्मनी में वो सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं जा रही, बल्कि वहाँ हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लगने वाला है, इसीलिए वो मुझे जर्मनी अपने साथ लेकर जा रही हैं। तुम्हारे दिमाग में शक के अलावा और कुछ नहीं। अरे कम से कम इंसानों की पहचान करना तो सीख लो परवीन। मैंने कहा, आदमी की पहचान करने में मैं तुमसे बेहतर हूँ नदीम। तुम्हारी शाहीन मैडम कैसी इंसान है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि नदीम दूसरी ओर मुंह करके सो गया। मैं समझ गई कि मेरी बातें नदीम को बहुत बुरी लगी हैं। मैंने भी नदीम से कोई बात नहीं की और सो गई। अगली सुबह जब नदीम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए, तब मैंने अपनी सास से सारी बातें बता दी। मैं बोली, वाजिद भाई की बीवी शाहीन अभी जवान है और वाजिद भाई की मौत के बाद वही पूरी कंपनी की मालकिन है, लेकिन मेरे शौहर से शाहीन की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 22 तारीख को ये लोग यूरोप जा रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है अम्मी, अब आप ही अपने बेटे को समझाओ। यह बात जानकर मेरी सास भी थोड़ी परेशान हो गई। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मेरी सास ने उनसे पूछ लिया, अगर शाहीन के रिश्तेदार की शादी है तो उसमें तुम्हारा क्या काम है? नदीम बेटा, मैंने दुनिया देखी है। तुम शाहीन की कंपनी में मैनेजर हो, लेकिन उसके शौहर नहीं हो, और ऐसा करने की सोचना भी मत। ये पैसे वाले लोग किसी के सगे नहीं होते। तुमसे मतलब निकल गया तो वो औरत तुम्हें भी चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। मुझे तो आज भी शक है कि वाजिद की मौत में शाहीन का ही हाथ है। माँ की बात पर मेरे शौहर मुस्कुरा दिए और अपनी माँ को समझाते हुए बोले, अम्मी तुम भी ना परवीन की बातों में आ गई। पूरी दुनिया जानती है कि वाजिद भाई की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। शाहीन का उसके शौहर की मौत में कोई हाथ नहीं, बल्कि वो तो उस वक्त इंडिया में थी भी नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं इस कंपनी का सबसे पुराना एम्प्लॉय ही नहीं, बल्कि उनके शौहर का सबसे करीबी दोस्त भी हूँ। इसीलिए शाहीन मैम मुझ पर
सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। वाजिद भाई के जीजा गौहर साहब जर्मनी में रहते हैं और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हैं। उनके जरिए वहाँ हमें एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है और गौहर साहब के बेटे की शादी भी है, इसीलिए मैं शाहीन मेम के साथ जर्मनी जा रहा हूँ। तुम इस बात को नहीं समझोगी कि मेरा जाना कितना जरूरी है। मेरे और मेरी सास के लाख मना करने के बावजूद नदीम नहीं माने और एक हफ्ते के अंदर ही अपने बॉस शाहीन के साथ जर्मनी चले गए। मेरी शादी की 5वीं सालगिरह थी, लेकिन मेरे शौहर नदीम इस वक्त अपनी बॉस शाहीन के साथ जर्मनी में थे। एक जवान औरत के साथ मेरे शौहर का यूं यूरोप जाना मुझे बेहद खल रहा था। मैं इसे नदीम की बेवफाई के तौर पर देख रही थी। आखिर वो मुझसे साफ साफ तो नहीं कह सकता, इसीलिए नदीम ने बिजनेस का बहाना किया है ताकि वो जर्मनी में खुलकर शाहीन के साथ अय्यासियां कर सके। मेरी शादी की 5वीं सालगिरह का दिन था। मैं नदीम की कॉल का इंतजार करती रही और पूरा दिन गुजर गया, लेकिन नदीम का कोई कॉल नहीं आया। मैंने भी गुस्से में उसे कॉल नहीं किया। रात को 10 बजे सबको खाना खिलाकर मैं अपने बिस्तर पर आ गई। मेरी 3 साल की बेटी अपनी दादी के पास सो चुकी थी। मैं बिस्तर पर अकेली पड़ी नदीम को कोस रही थी। 5 साल पहले नदीम बहुत ज्यादा परेशान था। बीटेक होने के बावजूद नदीम कहीं नौकरी नहीं करना चाहता था। नए नए बिजनेस आइडियाज के चक्कर में उसने ढेरों कर्ज कर लिया था। उसकी इस फितरत की वजह से नदीम के अब्बू तंग आ चुके थे। नदीम की माँ को लगता था कि बेटे की शादी हो जाएगी तो वो सुधर जाएगा, तो उसने अपनी बहन की बेटी यानी कि मेरे से नदीम की शादी की जिद पकड़ ली। नदीम भी अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर हो गया और इस तरह हम दोनों की शादी हो गई। शादी के 1 साल के अंदर ही नदीम के अब्बू गुजर गए। नदीम अपने नए नए कारोबार के चक्कर में कई दिनों तक घर से गायब रहता। नदीम के घर पर न होने पर मैं और मेरी सास ही अकेले रह जाते। इस बीच मेरी बेटी हुई तो घर में रौनक आ गई। मेरे पास अपनी तन्हाइयों को बांटने के लिए अब मेरी बेटी थी। नदीम अपनी आदतों की वजह से ऐसे हालात में पहुंच गया था कि उसे बल्लभगढ़ का घर बेचना पड़ गया। अब हम बदरपुर में किराए के मकान पर आ गए थे। घर बिकने के बाद नदीम को अकल आई और बिजनेस का उसका सारा भूत उतर गया। वो छोटी मोटी नौकरी ढूंढने लगा। इसी बीच एक दिन वो वाजिद भाई से मिला। वाजिद भाई ने उसका सारा कर्ज चुकता कर दिया और नदीम को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। नदीम अपने दोस्त की कंपनी में पूरे जुनून के साथ काम करने लगा और जल्द ही उसने हालात बदल दिए। कंपनी ने खूब तरक्की की, साथ ही नदीम की भी तरक्की हुई। नदीम ने बदरपुर में ही शानदार घर खरीद लिया। मैं नदीम की इस कामयाबी से बेहद खुश थी। नदीम की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए वाजिद भाई ने नदीम को अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया था। लेकिन 1 साल पहले वाजिद भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। वाजिद भाई की मौत के बाद उनकी बीवी शाहीन ने कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले ली और तब से ही नदीम और शाहीन की नजदीकियों की खबर मेरे कानों तक पहुंचने लगी। मैं बिस्तर पर पड़ी नदीम के बारे में सोच ही रही थी कि नदीम का कॉल आ गया। मुझे लगा कि मैं फोन काट कर स्विच ऑफ कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई और मैंने फोन उठा लिया। नदीम ने कहा, परवीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। नदीम के मुंह से यह सुनकर मुझे लगा कि वह हमारी शादी की सालगिरह को याद कर खुश हो रहा है। मैंने नाराजगी भरे अंदाज में कहा, खुश होने की वजह? नदीम बोला, मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था ना, वो हमें मिल गया। हम लोग उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे दिन इसी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में लगा हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। अभी भी बिजी हूँ, इसीलिए फोन रखता हूँ, कल कॉल करूँगा। नदीम की यह खुशी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर खूब तरक्की करे, लेकिन उसकी तरक्की में मेरे अलावा दूसरी किसी औरत की हिस्सेदारी न हो। लेकिन मैं यह जानती थी कि नदीम आज जो कुछ भी है उसी कंपनी की वजह से है जिसकी मालकिन
इस वक्त शाहीन है। अगले दिन भी मैंने नदीम के कॉल का इंतजार किया, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं किया। रात को सोते वक्त मैंने नदीम को कॉल मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। सुबह सुबह नदीम का कॉल आया और बोला मुझे यहाँ 15 दिन और लग जाएंगे। मैं बोली 15 दिन क्यों? उस औरत के साथ जिंदगी भर के लिए वहीं रह जाओ नदीम। मेरी यह बात सुनकर नदीम ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद नदीम का मैसेज आया, मजबूरी को समझा करो परवीन, हर वक्त जहर मत उगला करो। नदीम से मुझे यही उम्मीद थी। अब मैंने नदीम को कॉल करना भी बंद कर दिया। 2-4 दिनों में जब भी नदीम का कॉल आता मैं अपनी सास को फोन पकड़ा देती। नदीम को गए हुए पूरे 1 महीना बीत चुके थे। एक दिन मैंने बिंदिया को कॉल मिलाया और उसे मार्केट में बुला लिया। मैं भी अपनी कार से मार्केट के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर में ही मैं और बिंदिया मार्केट के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। बिंदिया बोली, परवीन भाभी, आपके हस्बैंड तो अभी तक लौट कर नहीं आए, आपको तो बताया ही होगा ना सर ने। मैं बोली, बिंदिया, मैं इस बात को लेकर बहुत डिप्रेशन में हूँ। ऐसा कुछ रास्ता बताओ कि मेरा आदमी उस औरत से दूर हो जाए। बिंदिया बोली, परेशान होने की तो बात ही है भाभी, वो मेरे हस्बैंड होते तो मैं तो कब का तलाक ले लेती। बिंदिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं बिंदिया से अपना गम हल्का करने आई थी, लेकिन वो तो मेरे गम को और ज्यादा बढ़ाने में लग गई थी। मैंने बिंदिया से कहा, हम लोगों को केवल शक ही तो है ना, और मैं समझती हूँ कि सिर्फ शक के आधार पर किसी नतीजे पर पहुँचना जल्दीबाजी होगी। बिंदिया बोली, पिछले 1 साल से शाहीन मैम और आपके हस्बैंड के बढ़ती नजदीकियों को ऑफिस के तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, मैंने बिंदिया को बीच में ही टोक दिया और बोली, बिंदिया, तुमने क्या देखा वो छोड़ो, अब इस बात का कोई हल हो तुम्हारे पास तो वो बताओ। शाहीन गलत औरत है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मेरा शौहर गलत नहीं है, मैं उस पर अब भी यकीन करती हूँ। बिंदिया बोली, पिछले 1 महीने से आपके हस्बैंड जर्मनी में शाहीन मैम के साथ रंगरलियां मना रहे हैं और आपको अब भी उस आदमी पर यकीन है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाभी। बिंदिया की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने कहा, बिंदिया, मुझे घर पर एक जरूरी काम है, मैं निकल रही हूँ। जैसे ही मैं टेबल पर चाय का कप रख कर उठी, बिंदिया ने कहा, भाभी, आपको एक बार वाजिद सर की पहली वाली बीवी रसीदा खातून से जरूर मिलना चाहिए। उनका घर फरीदाबाद में है। मैं रसीदा खातून का फोन नंबर आपको सेंड कर देती हूँ। शाहीन मैम के बारे में आपको और भी बहुत कुछ उनसे मालूम हो जाएगा। मैं घर आई तो काफी परेशान थी। बिंदिया की बातें मेरे दिमाग में चढ़ चुकी थी। मैं सोच रही थी कि अगर नदीम के बारे में मेरा शक सही निकला तो क्या मुझे नदीम से तलाक ले लेना चाहिए। नहीं, मैं नदीम से बेहद प्यार करती हूँ, मैं उसको कभी तलाक नहीं दे सकती। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर शाहीन के चक्कर में नदीम ने ही मुझे तलाक दे दिया तो। इस सवाल का मैं कोई जवाब खुद को नहीं दे पाई। रसीदा खातून का नंबर मुझे बिंदिया से मिल गया था। मैंने उन्हें फोन लगा दिया। जब मुझे पता चला कि वो फरीदाबाद में ही रहती हैं, तो मैंने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और उन्होंने अगले ही दिन मुझे अपने घर बुला लिया। मैं बदरपुर से अपनी कार लेकर फरीदाबाद के लिए निकल पड़ी और आधे घंटे में ही रसीदा खातून के बताए एड्रेस पर पहुंच गई। चाय नाश्ते के बाद हम दोनों की ढेर सारी बातें हुई और मैंने अपने शौहर नदीम और उसकी मालकिन शाहीन के बारे में पूरी बात रसीदा खातून के सामने रख दी। मैंने पूछा, आपका वाजिद भाई के साथ तलाक क्यों हुआ? वो बोली, इसी शाहीन के चक्कर में। ये औरत नहीं, पूरी डायन है। पहले मेरी गृहस्थी उजाड़ दी, अब तुम्हारी बारी है। जो इस वक्त तुम झेल रही हो ना, यह सब मैं 5 साल पहले ही झेल चुकी हूँ। इसी शाहीन के चक्कर में मेरे शौहर वाजिद ने मुझे तलाक दे दिया था, लेकिन इस औरत ने वाजिद को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे शौहर के इश्क में पढ़कर इसने पिछले साल वाजिद को मरवा दिया।
और मेरी बात याद रखना कि अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो जल्द ही तुम्हारा शौहर भी तुम्हें तलाक दे देगा। मैं बोली मुझे क्या करना चाहिए? वो बोली नदीम और शाहीन के खिलाफ जितना सबूत इकट्ठा कर सकती हो करो, उसके बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। रसीदा खातून के बातों से मेरा डर और बढ़ गया। अब मैं तय कर चुकी थी कि मुझे हर हाल में नदीम को शाहीन के चुंगल से आजाद करवाना होगा, वरना एक दिन शाहीन मेरे शौहर को भी मरवा देगी। 1.5 महीने बाद नदीम जर्मनी से लौटकर घर आया। पूरे दिन अपने और शाहीन के रिश्तों के बारे में मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे अब नदीम पर कोई भरोसा नहीं था। मुझे तो अब उसकी चिंता होने लगी थी। मुझे नदीम तलाक दे दे यह मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वो वाजिद भाई की तरह शाहीन के इश्क में बेमौत मारा जाए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगली सुबह जैसे ही नदीम अपनी कार से ऑफिस जाने के लिए निकला, मैंने बिंदिया को कॉल किया और बोली बिंदिया तुम कहाँ हो? वो बोली कनॉट प्लेस ऑफिस में अभी पहुँची हूँ। मैंने कहा नदीम भी अभी अभी घर से निकले हैं, जब ऑफिस पहुँच जाएं तो मुझे खबर कर देना। और सुनो, तुम्हारी मैडम शाहीन आ जाए तो दोनों पर नजर बनाए रखना। दोपहर तक जब बिंदिया का कॉल नहीं आया तो मैंने नदीम को कॉल किया। मैंने पूछा नदीम तुम शाम को घर आना तो अम्मी की दवाइयाँ लेते आना। मैं मार्केट गई थी लेकिन कुछ दवाइयाँ मिली नहीं। वैसे अभी तुम कहाँ हो? वो बोला परवीन इस वक्त मैं कनॉट प्लेस ऑफिस में ही हूँ, और सुनो छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। नदीम की फटकार सुनने के बाद मैंने बिंदिया को कॉल किया और बोली तुम्हारे भैया ऑफिस कब पहुँचे? तुमने बताया नहीं। बिंदिया बोली वो तो ऑफिस में आए ही नहीं अभी तक, वो पक्का शाहीन मैम के घर होंगे। बिंदिया के मुंह से ये बात सुनकर मैं फिर से परेशान हो गई। नदीम अब मुझसे सरासर झूठ बोलने लगा था। साथ ही मेरे लिए उसके दिल में कभी जो मोहब्बत थी वो भी अब खत्म हो गई है। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी रशीदा खातून की पुरानी जिंदगी के ट्रैक पर ही चल रही थी, इसीलिए आगे क्या होना है मुझे अंदाजा हो गया था, और इसी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। मेरी सास की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में बीत जाता। बीमार सास और 3 साल की बेटी को लिए मैं हॉस्पिटल जाती और शाम को घर आती। नदीम के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। वो कहता कि नए प्रोजेक्ट के चक्कर में उसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि उसका यह नया प्रोजेक्ट क्या है। कुछ दिनों में मेरी हॉस्पिटल की भाग दौड़ खत्म हो गई क्योंकि मेरी सास का इंतकाल हो गया। उनकी मिट्टी के वक्त शाहीन भी घर आई। पहली बार मैंने शाहीन को देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी यह खूबसूरती देखकर मैं समझ गई कि नदीम इतनी जल्दी इस चुड़ैल के चंगुल से आजाद नहीं हो पाएगा। सास के जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई। नदीम सुबह ऑफिस जाता और देर रात तक घर लौटता। इस बीच बड़ा सा घर मुझे काटने को दौड़ता था। मेरी 3 साल की बेटी भी मेरी तन्हाइयों को नहीं बांट पाती थी। मेरी सास को गुजरे अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन नदीम ने मुझसे कहा परवीन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मथुरा अपने घर चली जाओ, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत बिजी रहूंगा। मुझे कई जगह जाना होगा और मेरे न रहने पर तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। अम्मी जिंदा थी तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। तुम अपने घर बात कर मुझे रात तक बता देना। इतना कहकर नदीम ऑफिस के लिए निकल गया। अब मुझे रशीदा खातून की बातें याद आने लगी। उस औरत के साथ उसके शौहर ने भी ऐसा ही किया होगा। मैं मथुरा चली जाऊंगी, उसके बाद यह आदमी मुझे तलाक दे देगा। नदीम के जाते ही मैंने अपनी बेटी को साथ में लिया और रशीदा बेगम के घर पहुंच गई। मैंने जब सुबह वाली बात रशीदा बेगम को बताई तो उन्होंने झट से कहा मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, लेकिन तुमने कोई कदम नहीं उठाया। अब भुगतो। नदीम तुम्हें जल्द ही तलाक देने वाला है, इसीलिए तुम्हें मथुरा भेज रहा है। मैं अपने सर पर हाथ रखे रशीदा बेगम के सोफे पर बैठी थी।
वो मुझसे बात करते हुए मेरे लिए पानी का गिलास ले आई और बोली, देखो परवीन, तुम अपने शौहर से बहुत प्यार करती हो, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपने प्यार को पाने की खातिर क्या कर रही हो? यूँ सिर पर हाथ रखने से मामले हल नहीं होते। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं बोली, आप मुझे रास्ता बताओ। नदीम को उस चुड़ैल की चंगुल से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मेरी यह बात सुनकर रसीदा बेगम ने राहत की सांस ली और बोली, तुम नदीम की बात मानकर कल ही अपने मायके के लिए निकल जाओ। मैं बोली, लेकिन इससे क्या होगा? मैं मायके चली जाऊं, नदीम तो यही चाहता है ना। मेरी यह बात सुनकर रसीदा बेगम मुस्कुरा गई और बोली, नदीम की नजर में तुम अपने मायके जाओगी, लेकिन तुम मायके नहीं जाओगी बल्कि मेरे घर आ जाओगी। तुम आज ही अपने घर के बेडरूम में जासूसी कैमरे फिट कर दो, क्योंकि नदीम तुम्हें मायके इसीलिए भेज रहा है ताकि वो तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे ही बेडरूम में शाहीन के साथ रंगरलियां मना सके। दोनों को नंगा करने का इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने कहा, लेकिन वो दोनों तो होटल में जाकर ये शाहीन के घर पर भी तो मजे कर सकते हैं ना। अगर हमारा यह प्लान फेल हो गया तो? मेरा मतलब है कि दोनों बदरपुर मेरे घर पर आए ही ना तो? रशीदा बेगम बोली, अरे पगली, शाहीन के घर पर काम चल रहा है और जब तुम्हारा बड़ा सा घर दोनों के लिए पूरी तरह अवेलेबल होगा तो वो दोनों होटल में क्यों जाएंगे? मैंने फिर पूछा, अगर मान लो कि हमारा यह प्लान सक्सेस हो गया तब? मतलब कि हमने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, इससे क्या होगा? क्या दोनों सुधर जाएंगे? क्या नदीम मुझे तलाक नहीं देगा? मुझे तो लगता है कि दोनों को अगर मैंने एक्सपोज कर भी दिया तो दोनों तुरंत शादी कर लेंगे और नदीम मुझे तलाक दे देगा। रसीदा ने कहा, हमारे पास दोनों की इश्कबाजी का सबूत होगा तो हम सीधे पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस को बताएंगे कि शाहीन ने अपने लालच और अपने अय्यासियों के चक्कर में मेरे शौहर वाजिद का एक्सीडेंट करवाया है। वाजिद का केस रीओपन होगा तो शाहीन जेल में होगी। मैंने पूछा, ऐसे तो नदीम भी जेल चला जाएगा क्योंकि पुलिस तो उस पर भी शक करेगी। रसीदा बेगम ने कहा, तुम इतना दिमाग न लगाओ, तुम्हें नदीम के जेल जाने का डर है। अगर उसे जेल हुई भी तो सिर्फ 3 साल में वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर हमने ऐसा न किया तो शाहीन का अगला शिकार तुम्हारा शौहर ही होगा। ऐसे बदकार औरत का किसी भी मर्द से दिल नहीं भरता। उसे जैसे ही नदीम से अच्छा कोई और मिलेगा वो उसे भी रास्ते से हटा देगी, फिर रहना मेरी तरह विधवा बनकर। रसीदा बेगम ने मुझे एक गुलदस्ता दिया जिसमें जासूसी कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे को मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर कैसे इस्तेमाल करना है ये भी उन्होंने मुझे अच्छी तरह सिखा दिया। मैं बदरपुर अपने घर आ गई और अपने घर के बेडरूम में उस गुलदस्ते को ले जाकर ऐसी जगह रख दिया कि पूरा बेड उस कैमरे में फिट हो जाए। फिर मैंने कैमरे को ऑन कर उसे कई बार चेक किया। रात को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने घर बात कर ली है, मैं कल सुबह ही मथुरा जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर नदीम बहुत खुश हुआ और बोला, बस 1-2 महीने की बात है, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें बुला लाऊंगा। अगली सुबह ही मैं अपने मायके के लिए निकल पड़ी और सीधे रसीदा बेगम के घर पहुंच गई। शाम को मैंने नदीम को कॉल कर बताया कि मैं मथुरा पहुंच गई हूं। इधर मैं और रसीदा बेगम मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर चुके थे। गुलदस्ते में छुपे कैमरे से मेरे घर का बेड बिल्कुल साफ दिख रहा था। पूरे दिन हम टीवी के सामने ऐसे बैठे रहे जैसे लाइव मैच चल रहा हो। हमें रात होने का बेसब्री से इंतजार था। गुलदस्ते में नाइट विजन कैमरा लगा हुआ था। अगर नदीम बेडरूम की लाइट भी बंद कर देता तो भी हम उसे आसानी से देख सकते थे। मुझे और रसीदा बेगम को पक्का यकीन था कि रात होते ही नदीम शाहीन को साथ लेकर बेडरूम में आएगा, क्योंकि इससे बेहतर मौका दोनों के लिए कोई दूसरा था ही नहीं। मैंने और रसीदा बेगम ने टीवी के सामने बैठकर खाना खाया। रात तकरीबन 10 बजे मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया। अब गुलदस्ते के कैमरे से टीवी पर डिस्प्ले होने वाला वीडियो रिकॉर्ड होना भी शुरू हो चुका था। रात के तकरीबन 10 बजे थे।
तभी मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला और पहले नदीम घर में दाखिल हुआ, फिर उसके पीछे एक औरत भी बेडरूम में दाखिल हुई। नदीम के साथ बेडरूम में दाखिल होने वाली औरत को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस औरत को देखते ही मैं पहचान गई, यह बिंदिया थी। सामने टीवी पर चल रहे लाइव मैच को देखकर मेरे साथ रसीदा बेगम के भी होश उड़ चुके थे। थोड़ी ही देर में मेरे बेडरूम पर वासना का खेल शुरू हुआ तो मैं कमरे से बाहर निकल आई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे पीछे रसीदा बेगम भी आ गई और मुझे संभालते हुए वो बोली, मैं तो समझती थी कि शाहीन ही सबसे बड़ी अय्याश है, लेकिन तुम्हारा शौहर तो उसका भी गुरु निकला। वो तो तुम्हें ही नहीं शाहीन को भी धोखा दे रहा है। अगर ये बात शाहीन को पता चली तो वो तुम्हारे शौहर को खत्म कर देगी। मैं कुछ न बोल पाई और सीधे रसीदा बेगम के बेडरूम में अपनी बेटी के पास जाकर उसे पकड़कर रात भर रोती रही। मेरा शौहर इतना बड़ा कमीना निकलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर उसका अफेयर शाहीन के साथ है तो फिर वो बिंदिया के साथ मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है। मैं बिंदिया से जब भी मिली वो मुझे शाहीन और मेरे शौहर के अफेयर के किस्से सुनाती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये औरत खुद ही मेरे शौहर का बिस्तर गर्म करती है। सुबह हुई तो मुझे रशीदा बेगम ने जगाया और बोली, टीवी पर अभी भी लाइव मैच चल रहा है। थोड़ी देर पहले ही दोनों सोकर जगे हैं और फिर शुरू हो गए हैं। मैं कुछ न बोली और सीधे बाथरूम में चली गई। बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो देखा कि रसीदा बेगम टीवी बंद कर चुकी थी और मेरी बेटी को नाश्ता करा रही थी। वो बोली, अब हम क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ तुम अभी घर पहुँच जाओ और तुम्हारे फोन में जो लाइव मैच रिकॉर्ड हुआ है वो दोनों के सामने रख कर पूछो, आज संडे है, दोनों तुम्हारे घर में ही हैं। और सुनो, शाहीन को भी फोन करके वहीं बुला लो, कम से कम उसे भी तो अपने आशिक की आशिकी का पता चले। मैंने अपनी बेटी को रशीदा बेगम के हवाले किए और बदरपुर की ओर निकल पड़ी। अपने घर के गेट पर पहुंचकर मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला और दौड़ती हुई बेडरूम तक पहुंच गई। मैं चिल्लाई कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। दरवाजा खुला और दोनों मुझे इस तरह सामने देखकर बुरी तरह चौंक गए। बिंदिया बेशर्मों की तरह बेडरूम के एक कोने में खड़ी थी और नदीम मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। तभी शाहीन और रसीदा बेगम भी आ गए। अब घर में 4 औरतों के सामने एक अकेला मर्द खड़ा था। मैं चिल्लाते हुए बोली, तुम एक नंबर के अय्याश हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके अलावा और कितने रखेल हैं तुम्हारे नदीम? यह कहकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी शाहीन मेरे करीब आई और बोली, परवीन भाभी, ये औरत नदीम की रखेल नहीं बल्कि इनकी पहली बीवी है। ये बात सुनकर मैंने शाहीन के गाल पर एक चांटा जड़ दिया और बोली, ये नदीम की बीवी है तो नदीम की रखेल कौन है, तुम? इस बार नदीम ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, शाहीन मेरी सगी बड़ी बहन है। हमारी शादी के 1 साल पहले शाहीन ने घर से भागकर मेरे दोस्त वाजिद से शादी कर ली थी। मेरा दोस्त वाजिद की पहली बीवी रशीदा खातून है। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक शादीशुदा आदमी से शादी करने की वजह से मेरे घर वालों ने शाहीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। शाहीन से शादी के बाद वाजिद की जिंदगी में भी भूचाल आ गया। उनकी पहली बीवी ने उन पर तलाक का केस ठोक दिया और मुआवजे में वाजिद की आधी प्रॉपर्टी रशीदा खातून की हो गई। इसी बीच मेरी शादी हुई और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तब मैंने अपने जीजा वाजिद से मदद मांगी और उन्होंने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी और मैंने उनके एहसान के बदले में उनकी कंपनी में अपना पूरा जुनून झोंक दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वाजिद की कंपनी ने जल्द ही तरक्की के आसमान को छू लिया। मैं नदीम की बातों को गौर से सुन रही थी। इतना बोलकर जब नदीम रुका तो मैंने पूछा, और बिंदिया तुम्हारी बीवी कैसे हो गई, ये तो बता देते। नदीम ने कहा, नए नए बिजनेस के चक्कर में मैं कर्ज में डूबा हुआ था। उसी दौरान मैंने बिंदिया के पापा से 5 लाख का कर्ज ले लिया था, जिसे मैं चुका नहीं पा रहा था।
तब बिंदिया के पापा ने अपनी बेटी से मेरी शादी की शर्त रख दी। मैं मना नहीं कर पाया और मैंने शादी कर ली। बिंदिया अपने घर की इकलौती लड़की थी, इसीलिए उसके पापा मुझे घर जमाई बनाना चाहते थे, लेकिन इधर मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं थे, तो मैंने बिंदिया के पापा से 2 साल तक का वक्त मांग लिया। इसी बीच शाहीन ने वाजिद से शादी कर ली और मैं घर में अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बता पाया। घर की इकलौती लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली। इसी गम में मेरे अब्बू चल बसे और फिर माँ की जिद थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं माँ की जिद के आगे मजबूर हो गया। मैंने ही बिंदिया को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखा है। बिंदिया को तुम्हारे बारे में पहले से सब पता है, लेकिन तुम्हें बिंदिया के बारे में बताने की मेरी हिम्मत कभी हुई ही नहीं। अब तुम मुझे जो सजा दो मैं मानने को तैयार। मैं कुछ न बोली और रसीदा बेगम के हाथों से अपनी बेटी को गोद में उठाकर बाहर निकल गई। 1 साल बीत चुके हैं। नदीम मुझे बेहद प्यार करने लगा है। शायद इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया है, क्योंकि कभी कभी हालात से समझौता करना हमारी मजबूरी हो जाती है। कहानी से सीख, जिंदगी में कई बार हम अपने ही गलत फैसलों का शिकार होकर रह जाते हैं। जल्दीबाजी में या मजबूर होकर जिंदगी के फैसले तय कर लेना हमेशा गलत ही साबित होता है। नदीम के गलत फैसलों का शिकार वह खुद ही नहीं हुआ, बल्कि परवीन भी जिंदगी भर उसके गलत फैसलों को झेलने को मजबूर हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप